आषाढ़ का एक दिन। लेखक मोहन राकेश। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से घर से। घर क्या, छोटा सा झोपड़ा है। आषाढ़ का पहला दिन है और आज घनघोर बारिश हो रही है। और उस छोटे से घर में एक औरत जिसका नाम अंबिका है, वो धान फटक रही है। तभी वहां पर उसकी बेटी आती है जिसका नाम मल्लिका है। मल्लिका बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी है और मल्लिका के रोम रोम में जिंदगी दिखती है। वो हमेशा खुश रहती है, उसको जिंदगी जीना आता है। और आज तो वो और भी खुश है क्योंकि आषाढ़ की पहली बारिश में वो कालिदास से मिलकर आ रही है और वो कालिदास से बहुत प्यार करती है। कालिदास भी उससे प्यार करता है, लेकिन अंबिका कालिदास को पसंद नहीं करती क्योंकि कालिदास की वजह से लोग उसकी बेटी मल्लिका के चरित्र पर उंगली उठाते हैं और इसीलिए वो नहीं चाहती कि मल्लिका कालिदास से मिले। तभी वहां पर घोड़े के टापों की आवाजें आती है और मल्लिका अपनी माँ से पूछती कि माँ ये लोग कौन है। उसकी माँ कहती कि राज कर्मचारी हैं, जब भी आते हैं कुछ न कुछ अनिष्ट होता है, कभी युद्ध की सूचना, कभी अकाल, कभी महामारी। अब इसी दौरान अंबिका को यह खबर मिलती है कि जहां उसने मल्लिका की शादी की बात की थी उन लोगों ने मना कर दिया है क्योंकि उन्हें मल्लिका के चरित्र पर संदेह है। इस बात से अंबिका बहुत टूट जाती है, बहुत दुखी होती है और वो रोने लग जाती है। और जब मल्लिका को ये बात पता चलती है तो बोलती है कि माँ तुम मेरे लिए चिंतित क्यों होती हो, मैं शादी नहीं करना चाहती। और इतने में वहां पर कालिदास आ जाता है। उसके हाथ में एक हिरन का बच्चा है जो घायल है और कालिदास और उस हिरन के बच्चे का पीछा करते करते एक राजपुरुष भी वहां पर आ जाता है। इसका नाम दंतुल होता है। वो कालिदास को बोलता है कि इस हिरन के बच्चे पर मेरा अधिकार है, मैंने इसे घायल किया है। दरअसल इसने इसे तीर मार के घायल किया होता है और वो चाहता है कि कालिदास उस हिरन के बच्चे को उसे दे दे, लेकिन कालिदास मना कर देता है। अब अंबिका कालिदास को उल्टा सीधा बोलना शुरू करती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटी की बदनामी होती है और कालिदास वहां से चला जाता है। दंतुल जो कि एक राजपुरुष है वो भी कालिदास के पीछे जाना चाहता है क्योंकि वो उससे उस हिरन के बच्चे को वापस हासिल करना चाहता है, लेकिन मल्लिका भी नहीं चाहती कि वो उस हिरन के बच्चे को ले और वो दंतुल को समझाने लगती है। तब उसको पता चलता है कि ये कालिदास है और वो मल्लिका को बताता है कि कालिदास को उज्जैनी के महाराज राजकवि के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। ये सुन के मल्लिका हैरान हो जाती है, लेकिन जब कालिदास को ये बात पता चलती है तो कालिदास उज्जैनी जाने से मना कर देता है और इसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो वो इस वातावरण को नहीं छोड़ना चाहता और दूसरी मल्लिका। इस नाटक में एक और किरदार है जिसका नाम है विलोम। मल्लिका विलोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। विलोम मल्लिका की मां अंबिका के पास जाता है और बोलता है कि अगर कालिदास उज्जैनी चला गया तो मल्लिका का क्या होगा। तभी वहां पर कालिदास और मल्लिका भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी के जीवन में प्रवेश करने का। विलोम वहां से चला जाता है। इसके बाद मल्लिका कालिदास को मना लेती है कि वो उज्जैनी जाए और कालिदास उज्जैनी चला जाता है। और उसके जाने के बाद मल्लिका अपने आंसू नहीं रोक पाती। उसकी मां उसे समझाने की कोशिश करती है। मल्लिका बोलती कि मां ये दुख के नहीं, ये खुशी के आंसू है। लेकिन कहीं ना कहीं मल्लिका आज अंदर से खत्म हो चुकी है क्योंकि वो कालिदास से बहुत प्यार करती है और उसने आज बहुत बड़ा बलिदान दिया है। और मानो मल्लिका के बलिदान के साथ आज पूरी कायनात रो रही हो। बाहर बारिश हो रही होती है, बिजली कड़क रही होती है और इसी तरह से बीत जाते हैं कुछ साल। अंबिका के घर की अवस्था अब बहुत खराब हो चुकी है। उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहती और उसकी बेटी मल्लिका दवाइयों से उसका इलाज करती है। हालांकि मल्लिका भी खुद पिछले 2 सालों से बीमार है और वो बहुत कमजोर हो चुकी है। इसके बाद निश्चेप वहां पर आता है और ये वही इंसान है जिसने मल्लिका से यह कहा था कि सिर्फ तुम ही कालिदास को उज्जैनी भेज सकती हो। लेकिन आज वो अपनी इस बात पर बहुत दुखी है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि कालिदास उज्जैनी जाकर हमें भूल जाएगा। लेकिन मल्लिका कालिदास के लिए खुश है। वो बोलती है कि कालिदास ने सिर्फ यहाँ पर एक ही काव्य लिखा था, ऋतुसंहार, लेकिन वहां पर वो कई काव्यों की रचना कर चुके हैं। निश्चय बताता है कि उन्होंने उज्जैनी की राजकुमारी से शादी कर ली है। ये बात सुनकर मल्लिका एकदम खामोश हो जाती है और फिर वो बोलती है कि उसके जीवन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि पहले उसकी मां काम करती थी और आज उसे काम करना पड़ता है। लेकिन मल्लिका अंदर से टूट चुकी है। तभी घोड़े के टापों की आवाज आती है और जब निश्चय खिड़की से बाहर दिखता है तो उसे कालिदास की आकृति दिखती है, लेकिन कालिदास वहां से आगे निकल जाता है। और जब निश्चय ये बात मल्लिका को बताता है तो मल्लिका उसकी बात पे विश्वास नहीं करती। और इसके बाद वहां पर 2 बालिकाएं आती हैं जिनका नाम रंगनी और संगनी है। ये उस स्थान का अध्ययन करना चाहते हैं जहां पर कालिदास का जन्म हुआ था, जहां पर कालिदास ने अपने ऋतुसंहार काव्य की रचना की थी, जहां पर कालिदास ने अपना बचपन बिताया था। लेकिन वो दोनों उस जगह को देखकर बहुत हैरान होती हैं क्योंकि ये बहुत ही साधारण जगह होती है और इन दोनों ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनका राजा कभी ऐसी जगह पर रहा होगा
और वो दोनों वहां से चली जाती है। और इसके बाद वहां पर दो लोग और आते हैं और वो बताते हैं कि हम मातृगुप्त के सेवक हैं। और जब मल्लिका मातृगुप्त का परिचय पूछती है तो उसे पता चलता है कि कालिदास का नया नाम मातृगुप्त है। और वो दोनों बोलते हैं कि हमारी महारानी आपसे मिलना चाहती है, यानी कालिदास की पत्नी। और फिर वहां पर महारानी आती है। वो मल्लिका की सुंदरता को देखकर काफी प्रभावित होती है और वो उसे बताती है कि कालिदास यहाँ के वातावरण को, यहाँ के लोगों को बहुत याद करते हैं और इसीलिए वो यहाँ पर आई है ताकि वो यहाँ के वातावरण को, हिरणों के बच्चों को, पेड़ पौधों को राजधानी तक ले जा सके। वो ऊपरी मन से मल्लिका को भी बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से करवा दूंगी। लेकिन मल्लिका इस बात के लिए मना कर देती है और फिर रानी वहां से चली जाती है। और रानी के जाने के बाद मल्लिका की माँ अंबिका, जो अब बहुत बीमार रहती है, वो कालिदास को ताना देती है। वो मल्लिका से कहती है कि वो तुम्हारे प्यार और बलिदान की कीमत चुकाना चाहता है। तभी वहां पर विलोम भी आ जाता है। वो कहता है कि कालिदास को कम से कम एक बार यहाँ पे आना चाहिए था, इंसान रिश्तों को ऐसे नहीं भुला सकता। उसे इस बात का भी दुख होता है कि कालिदास यहाँ तक आया और अपने दोस्त से भी नहीं मिला। अंबिका बोलती कि अगर वो यहाँ पर आता तो मुझे आश्चर्य होता, लेकिन वो नहीं आया, मुझे इस बात का यकीन था। और इसके बाद घोड़े के टापों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई देती है और मल्लिका, जो अंदर से बहुत दुखी है, जो अपना दुख किसी को नहीं बता सकती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मल्लिका की माँ अंबिका कालिदास को कोसने लगती है, लेकिन मल्लिका बोलती है कि माँ, कालिदास को कुछ मत कहो। और यूं ही बीत जाते हैं कुछ और साल। और अब मल्लिका की माँ अंबिका इस दुनिया में नहीं रही और मल्लिका ने भी मजबूरी में विलोम से शादी कर ली है। हालांकि वो विलोम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो मजबूर थी। एक दिन मल्लिका के घर में एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम मातुल है और वो मल्लिका को बताता है कि कश्मीर में विद्रोह हो गया है और कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। इस बात से मल्लिका को बहुत दुख होता है। भले ही मल्लिका की शादी विलोम से हो चुकी है, लेकिन आज भी मल्लिका सिर्फ कालिदास से प्यार करती है। और एक दिन मल्लिका कालिदास की यादों में खोई रहती है। बाहर घनघोर बारिश हो रही है क्योंकि ये आषाढ़ का महीना है। तभी उसके घर का किवाड़ खुलता है और सामने कालिदास होता है। मल्लिका कालिदास को देखती है, उसे यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि ये कोई स्वप्न है, लेकिन फिर उसे विश्वास होता है कि ये कालिदास ही है। कालिदास मल्लिका और उसके घर की परिस्थिति को देखकर बहुत दुखी होता है। वो खुद भी अंदर से बहुत दुखी है, बहुत टूट चुका है। वो मल्लिका को बताता है कि लोग सोचते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, लेकिन मैंने संन्यास नहीं लिया है, बल्कि मैंने मातृगुप्त के चोले को उतारकर एक बार फिर कालिदास का चोला पहन लिया है। दरअसल राजधानी में कालिदास का नाम मातृगुप्त रख दिया गया था। वो मल्लिका को बताता है कि मैंने वहां पर कई काव्य लिखे, काश तुम उन्हें पढ़ पाती। मल्लिका बोलती है कि मैंने तुम्हारे सारे काव्य पढ़े। कालिदास बोलता है कि लोग सोचते हैं कि मैंने राजधानी में रहकर उन सारे काव्यों की रचना की, लेकिन मैं वहां कभी था ही नहीं। मेरा दिल और दिमाग हमेशा इसी जगह पर थे और मेरे सभी काव्यों की रचना में तुम ही मेरी प्रेरणा थी। तभी कालिदास देखता है कि उसके पास कुछ पृष्ठ रखे होते हैं, यानी कि पन्ने रखे होते हैं। वो उन्हें उठाता और पूछता है कि ये कौन सा काव्य है। वो बोलते कि ये पन्ने मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे ताकि तुम इस पर अपने सबसे बड़े काव्य की रचना कर सको। और जब कालिदास उन पन्नों को देखता है तो स्तब्ध रह जाता है और मल्लिका को बोलता है कि तुमने ये पन्ने अपने हाथों से बनाए थे ताकि इन पर मैं एक महान काव्य की रचना कर सकूं। इसके बाद कालिदास उन पन्नों को पलटना शुरू करता है और मल्लिका से कहता है, इन पर स्थान स्थान पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह पानी की बूंदें नहीं है। कालिदास बोलता है कि स्थान स्थान पर ये पन्ने श्वेत कणों से मैले हुए हैं, स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग छोड़ दिए हैं, कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छिला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहां है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों की एक महाकाव्य की। दरअसल कालिदास समझ जाता है कि जब मल्लिका ने इन पन्नों को कालिदास के लिए बनाया था तो वो कालिदास की याद में बहुत रोती थी और आज भी उसके आंसुओं के निशान इन पन्नों पर हैं। वो समझ जाता है कि मल्लिका ने इन पन्नों को अपने नाखूनों से छीला है। जब इंसान बहुत परेशान होता है और उसको अपनी परेशानी सहनी नहीं होती, तब वो ऐसा करता है। मल्लिका ने उन पन्नों को अपने दांतों से भी काटा होता है और ये इंसान की वो स्थिति होती है जब वो पागल होने की कागार पर होता है। कालिदास उन पन्नों पर रंगों और उस घर की सीलन को देख के समझ जाता है कि मल्लिका ने कितने सालों तक उसका इंतजार किया था। वो मल्लिका को बोलता है कि हम एक बार फिर शुरुआत कर सकते हैं। तभी वहां पर विलोम आ जाता है। विलोम नशे में चूर होता है और कालिदास को देखकर वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें हिरन के बच्चे बहुत पसंद है ना, इस घर में भी एक हिरन का बच्चा है, क्या तुमने मल्लिका की बेटी को देखा है? कालिदास विलोम को वहां से जाने के लिए बोलता है और विलोम वहां से चला जाता है। मल्लिका कालिदास को बोलती कि तुम बोल रहे थे कि हम जिंदगी की शुरुआत एक बार फिर से कर सकते हैं, शुरू से।
कालिदास बोलता कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि समय बहुत बलवान होता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। और तभी अंदर से मल्लिका के बच्चे की रोने की आवाज आती है और मल्लिका अंदर अपने बच्चे के पास चली जाती है और कालिदास भी दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वो एक क्षण के लिए रुकता है और फिर वो बाहर निकलकर दरवाजे बंद कर कर वहां से निकल जाता है। यह आषाढ़ का महीना है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बिजली भी चमक रही होती है। और जब मल्लिका कमरे में आती है तो वो देखती है कि कालिदास वहां पर नहीं होता। वो दरवाजे की तरफ भागती है और जैसे ही वो दरवाजे से एक कदम बाहर निकालती है तभी वो अपनी बच्ची को देखती है और वो वहीं पर जकड़ जाती है। वो चुपचाप अंदर आती है, अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर चूमने लगती है और मल्लिका एक बार फिर अकेली रह जाती है। उसका प्यार उसे नहीं मिलता और इसी के साथ इस नाटक का अंत हो जाता है।